हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका कुछ दिन पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर हुआ था और इस पेपर के सलूशन के लिए कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास क्वेश्चन पेपर भेजा था, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से हम ये इस क्वेश्चन पेपर के सलूशन नहीं करा पाए थे। फाइनली वो जो वीडियो है, सलूशन की जो वीडियो है, आज लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा वीडियो जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, और जिन्होंने एग्जामिनेशन दे रखा है वो लोग मैचिंग कर लेंगे, मिलान कर लेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही है एग्जामिनेशन में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और पिछले सालों के कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो इस बार जो है पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का थोड़ा सा टफ आया था, थोड़ा सा कठिन था, लेकिन कोई नहीं। चलिए इसका सलूशन देखते हैं, और जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी थी उनका पेपर ज़रूर निकल जाएगा, है ना। उनको घबराने की बात नहीं, उनको चिंता करने की बात कोई है नहीं। पास तो आप लोग हो ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि हमारे ग्रह पर स्थल व पानी का अनुपात कितना है। ठीक है, तो हमारे ग्रह मतलब पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पर स्थल और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है। ऑन आवर प्लेनेट रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर। तो जैसा कि आपको पता है कि 71% हमारी पृथ्वी पर जो है वो वाटर है, एंड 29% जो है वो है भूमि। ठीक है, स्थल या फिर लैंड। तो यदि इसका हम रेशियो निकालेंगे तो लगभग ये 3:7 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन। आबादी जो है इकोसिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्धारण इनमें से होता है ना। आपको बताना है कि एन इकोसिस्टम इज डिटरमाइंड बाई इट्स एबायोटिक सब्सटेंस, मतलब कि अजैविक पदार्थ, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, या फिर डिकम्पोजर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। एक इकोसिस्टम का निर्धारण कौन करते हैं, तो अजैविक और जैविक पदार्थ जितने होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता और विघटक मिलकर के एक इकोसिस्टम का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 4 में, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्रवाह किसका होता है। तो आपको बताना है इन ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम प्रिंसिपल फ्लो आर। एनर्जी का होता है, जियोकेमिकल साइकिल्स का, या फिर बोथ, या नन ऑफ द एबाउ। सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या, यहाँ पर होना चाहिए था ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेकिन आपसे पूछा गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपसे बताया गया था, पूछा गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बताना। लेकिन जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो देखिए क्या है, ऑप्शन पढ़ के आपको समझाते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बी में आपको दिया गया है ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। सी में आपको दिया गया है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन आपने पढ़े, ये जो नियम है ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एनर्जी को वन टाइप टू अनोदर टाइप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो यदि आपसे ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, है ना। तीनों विकल्प इसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अनुक्रम जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है क्या कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अनुक्रम जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है क्या कहलाता है। फूड चेन कहलाती है,
यहाँ पर भोजन लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन खाद्य इनको करना चाहिए था, खाद्य श्रृंखला, है ना। भोजन भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाद्य। तो द सीक्वेंस थ्रू व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो सही जवाब इसका हो जाएगा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। आपको बताना कि प्रकाश संश्लेषण में जो होता है कितने परसेंट सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल होता है उसमें। तो 7 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, यदि यहाँ पर 3% होता या 4% भी होता तब भी यही ऑप्शन सही होता, क्योंकि लगभग 2 से 5% तक सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन जलवायु का कारक है। आपको बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको सभी लोगों ने सही किया होगा। तो जलवायु का कारक जो है प्रकाश व ताप भी है, वर्षा भी है, वायु की आर्द्रता भी है ना, मतलब कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जो नमी पाई जाती है उसकी बात है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण में कौन सा कारक परोक्ष कारक माना जाता है। परोक्ष का मतलब जो है प्रत्यक्ष ना हो, और प्रत्यक्ष ना हो का मतलब जो सामने से दिखाई ना दे। तो परोक्ष कारक किसे माना जाता है पर्यावरण में, प्रकाश को, ताप को, हवा को, या फिर भूमि के पोषक तत्व को 9 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एयर या फिर विंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। सही जवाब आपको बताना है, मानव शरीर की सभी रासायनिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखो, मानव शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, आपको ये बताना है। ऑल द केमिकल रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, हार्मोन, या फिर ताप। डी है आपके पास उपरोक्त सभी। तो देखो, जो केमिकल रिएक्शन है उनको एंजाइम, हार्मोन और ताप, ये तीनों के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 100 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फटाफट से हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको बताना, देखो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बेसिकली क्या होता था कि आपसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही ऑप्शन में नहीं दिए गए थे। तो मान सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ बनाया गया आपके लिए, लेकिन हमने इसको पढ़ाया था, जिन्होंने सारी क्लासेस करी हैं उनको ये आ रहा होगा। ठीक है, उन्होंने करके आया होगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सही। 11 नंबर में आपसे पूछा गया था कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बेसिकली अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में होता तो आप सभी लोग सही करके आते। 78% कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, लेकिन और 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे। तो उसके बाद जो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा होती है वो होती है आर्गन। ये लगभग होती है 0.93%, या फिर कहीं कहीं पे आपको लगभग में 1% लिखा मिलेगा, लेकिन बेसिकली एग्जैक्ट की बात करें तो 0.93% होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आर्गन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायुमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। आपको बताना है कि वायुमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर में, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, या फिर आइनोस्फीयर में। तो वायुमंडल हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लासेस में। जिन्होंने सारी क्लासेस करी है उनको पता होगा, है ना। तो देखो, ओजोन परत जो पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ना। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो समताप मंडल
समताप मंडल का अर्थ क्या है कि जहां पर टेम्परेचर जो है वो समान रहता है। इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है समताप मंडल में। और वायुयान को उड़ाने के लिए जो सबसे अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं यदि पूछे कहाँ घटती हैं तो क्षोभ मंडल में घटती हैं। मीसोस्फेयर मध्य मंडल, हिंदी में इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर या फिर इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, है ना, हिंदी में ताप मंडल या फिर आयन मंडल। ताप मंडल या फिर आयन मंडल। तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्रम कई बार आपसे पूछ लेता है, तो आपको क्रम याद रखना है कि पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर मीसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। मतलब कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या फिर आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये 5 लेयर होती हैं वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी पिरामिड संरचना बताते हैं। देखो, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं बेसिकली ये 3 टाइप्स के ही होते ही हैं, आपको हमने पढ़ाया ही था। तो 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो संख्या को डिनोट करते दर्शाते हैं, ठीक है, जीव भार को, जैव भार को या फिर ऊर्जा को, ये तीनों टाइप्स पिरामिड के हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य ध्येय क्या है? प्रदूषण कम करना, विषाक्त चीजों को कम करना, मानवीय क्रियाएं जो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है उनको कम करना, पानी बचाना। तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और इससे क्या होगा कि आपके जो डाउट है वो, जब आप कोई चीज लिखते हो ना तो आपको ज्यादा समय तक वो याद रहती है। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा, मानवीय क्रियाओं को, है ना, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं, उनको कम करना। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तालाबों में पानी का खिलना इनकी वजह से होता है या फिर इनकी वजह से होता है? जीवाणु, शैवाल, कवक या फिर लाइकेन। तो सभी को पता होगा पानी का खिलना या फिर वाटर ब्लूम्स हम उसको कहते हैं जब तालाबों में पानी का कलर चेंज हो जाए। बेसिकली पानी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा तालाबों का पानी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ही हम कहते हैं वाटर्स ब्लूम्स, पानी का खिलना। और ये किसकी वजह से होता है? तो शैवालों की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा, एल्गी। एल्गी बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि आपने गांवों में सुना होगा काई, तो वही काई जो है ये शैवाल है, एल्गी है, और इनकी वजह से वाटर क्या होता है? ग्रीन हो जाता है। इसी को हम पानी का खिलना या फिर वाटर ब्लूम्स कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दर्शाती है? कौन सी तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दर्शाती है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश वेव, उपरोक्त सभी। तो 16 का सही जवाब होगा रेडियो वेव। जो तरंग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय ऊर्जा का कारण है। नाभिकीय ऊर्जा का कारण है आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक ऊर्जा या फिर रेडियोधर्मिता या फिर तापीय ऊर्जा। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पेट्रो पौधा कहा जाता है? किसको पेट्रो पौधा कहा जाता है? पेट्रो पौधा बेसिकली वे होते हैं वीज, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। वीज प्लांट नोज एज पेट्रो प्लांट्स, जिनसे हम पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं वो पेट्रो पौधे कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि पेट्रो पौधा इनमें से कौन है। तो 18 नंबर में जो जैट्रोफा दिया गया है आपको, ये एक पेट्रो पौधा है जिससे पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी ने सही किया होगा।
सही जवाब क्या हो जाएगा, मीथेन। फार्मूला की बात करें क्या होता है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा को काम में लिया जा सकता है ऊष्मा के रूपांतरण से, विद्युत में रूपांतरण से, दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड बाई, तो सोलर एनर्जी को कैसे यूज किया जा सकता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊष्मा के रूपांतरण से और विद्युत में रूपांतरण। भाई दोनों ही रूप में हम करते हैं ना, जब ऊष्मा उस हमें सौर ऊर्जा से क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है और सोलर प्लांट के माध्यम से हमें विद्युत भी प्राप्त होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश वोल्टेज सेल और ऊर्जा से विद्युत बनाने में प्रयुक्त करते हैं सिलिका, गैलेनियम, या फिर गैलेनियम, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का सही जवाब हो जाएगा गैलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट 4 प्रकार हैं, किसके हैं, तो सभी को पता होगा, बचपन से आपने पढ़ा होगा, हमने कई बार पढ़ा है कि ये सारे के सारे किसके प्रकार हैं, तो कोयले के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सिंगरौली उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, तो दरअसल सिंगरौली यूपी में नहीं है, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है ये जाना जाता है कोयले के लिए। ठीक है, कोयले के लिए फेमस है, मतलब यहाँ कोयले की खदानें हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकेश्वर गुजरात में जाना जाता है किसके लिए, तो गुजरात का जो अलंकेश्वर है ये तेल क्षेत्र मतलब पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है। यहाँ से पेट्रोकेमिकल भारी मात्रा में उत्पादित होता है, तो तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है अलंकेश्वर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। युग्म को सुमेलित करें जहां नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित होती है, तो देखो राजस्थान के कोटा में भी है, यूपी की नागौर में भी है, कर्नाटक के कैगा में भी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। नाभिकीय विखंडन में कौन सा प्राथमिक तत्व यूरेनियम के नाभिक को तोड़ता है, तो सभी को पता होगा कि जब हम किसी भारी तत्व पर न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं तो उसका क्या होता है, विखंडन हो जाता है, इससे भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है हीलियम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। मरुस्थलीकरण होता है अतिचारण से, वनोन्मूलन से, मृदा अपरदन से। तो भैया ये तीनों कारण हैं जिनकी वजह से मरुस्थलीकरण होता है। मरुस्थलीकरण जहाँ पर बंजर भूमि हो, जहाँ पर उत्पादन ना हो, है ना, मतलब जहाँ पर उपजाऊ भूमि ना हो, वो कैसी भूमि है, मरुस्थल भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। 29 का सभी लोग जवाब देंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो सभी को पता होगा एजी टांसले द्वारा दिया गया था। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एजी टांसले। लेकिन यदि आपसे सिर्फ पारिस्थितिकी पूछे, तंत्र ना पूछे, तो आप बताएंगे अर्नेस्ट हैकल। क्या बताएंगे, अर्नेस्ट हैकल। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है तो इसको दिया था एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है इसकी अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज गिवन बाय, किसने दिया था, तो सभी को पता होगा, कई बार हमने आपको कराया भी था क्लासेस में, चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में दिया गया था। कब दिया गया था, चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीनोम में सम्मिलित हैं
आपको बताना है। यहाँ पर एक्चुअली जीवोम होगा, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बायोम इंक्लूड्स, बायोम कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व, पौधे व जंतु, भौतिक कारक, उपर्युक्त सभी। तो एक बायोम में जो सम्मिलित होते हैं उसमें पौधे और जंतु सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 32। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। तो एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या सम्मिलित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर्युक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है, वेलांचली, सरोवरी, नित्तल, ये शब्द किसके प्रकार को बताते हैं? तो भैया ये वनों के प्रकार हैं। वेलांचली, सरोवरी और नित्तल ये सारे के सारे जो हैं ये वन के प्रकार हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। ज्वरनद मुख वो जगह है जहां, ऑप्शन पढ़ते हैं, नदी जल समुद्र के खारे जल से मिलता है, ज्वालामुखी का पिघला लावा समुद्र से मिलता है, पिघला लावा वन में बहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्वरनद मुख उसे कहते हैं जहां पर नदी का जल समुद्र के खारे जल में मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ज्वरनद मुख कहते हैं। एस्चुअरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्चुअरी इज द प्लेस वेयर रिवर वाटर मिक्स विद सेलाइन वाटर ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर क्वेश्चन है, उपापचय का प्रमुख कार्य क्या है? विच इज इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है? तो अपचय और उपचय ये दोनों कार्य जो हैं मेटाबॉलिज्म के इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है ना। ये जो दिया गया था जैव विविधता शब्द ये दिया गया था रेमंड एफ डैशमैन द्वारा, रेमंड एफ डैशमैन द्वारा। इन्होंने 1968 में अपनी पुस्तक डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दी थी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा मैच ही नहीं हो रहा रेमंड, तो ये थोड़ा सा डाउट में है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फिलहाल रेमंड एफ डैशमैन ने दिया था जैव विविधता शब्द का किसके द्वारा दिया गया था? इनके द्वारा दिया गया था। 37 नंबर है, जीव व पर्यावरण के बीच की भिन्नता को कहते हैं प्रजातीय भिन्नता कहते हैं, सामुदायिक भिन्नता, या फिर जैव भिन्नता। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 37 का जैव भिन्नता या फिर जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंटल इज नोन एज, तो बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जैव विविधता का कौन सा एक प्रकार नहीं है? प्रजातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता, पारिस्थितिकी विविधता, या फिर गुणसूत्रीय विविधता। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्रीय विविधता। ये एक प्रकार नहीं है जैव विविधता का। प्रजाति, आनुवांशिक, पारिस्थितिकी जैव विविधता के प्रकार है, लेकिन गुणसूत्रीय विविधता ये प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, विभिन्न किस्मों के केले या आम किस तरह की जैव विविधता दर्शाते हैं? भाई केले की आपने देखा होगा बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, और आम के भी बहुत सारे, लंगड़ा आम, चौसा आम, है ना, बहुत सारे कलमी आम, दशहरा आम, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज आती हैं, बनानाज एंड मैंगोज की। तो ये कौन सी विविधता को दर्शाते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है प्रजातीय विविधता को दर्शाते हैं। जैसे लंगड़ा आम, चौसा आम, ये सभी क्या है? प्रजातियां हैं, ठीक है। किसको दर्शाते हैं? तो प्रजातीय विविधता को दर्शाते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विज्ञान में हो रहा है फसलों की किस्मों को बनाने में, विपरीत पर्यावरण के प्रभाव को कम करने में, विष संक्रमण को कम करने में, उपरोक्त सभी।
तो 40 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखो, जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है फसलों की किस्मों को बनाने में, विपरीत पर्यावरण के प्रभाव को कम करने में और विष संक्रमण को कम करने में। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 41 आपको दिया गया था वो है कि युग्मों में कौन सुमेलित है? आपको बताना है कौन सुमेलित है। वनीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन उत्पादन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन का उत्पादन। भाई, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, O2, है ना। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 प्रोड्यूस करते हैं और, है ना, छोड़ते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 42। दस्तावार इस भूगोल प्राप्त होता है। दस्तावार इस भूगोल प्राप्त होता है। तो यह जो है एक प्राकृतिक बहुलक है जो कि फाइबर से भरपूर होता है ना। इस बागोल दस्तावार इस बागोल क्या है? ये एक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है और इसमें जो है फाइबर भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है ये आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों से, जड़ों से, बीजों से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीजों से प्राप्त होता है। 43 है शाकाहारी खाने में दाल प्रमुख अवयव है। तो सभी को पता होगा कि दाल से जो है हमें प्रोटीन मिलती है। तो भैया दाल की मात्रा जो है आपको ठीक ठाक लेनी चाहिए जिससे आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा बनी रहे। और बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट से जो आपको जितने भी प्रकार के अनाज हैं, अनाजों से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और वैसा आपको पता ही होगा कि जो जितनी भी चिकनी चीजें हैं जैसे तेल, घी, मक्खन, इन सब से आपको क्या मिलता है? तेल किसी का भी हो, सरसों का तेल हो, किसी भी प्रकार का वनस्पति, किसी भी प्रकार का तेल हो, है ना, जितनी भी चिकनी चीजें हैं उनसे आपको क्या प्राप्त होता है? वसा। अनाजों से कार्बोहाइड्रेट्स और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। आपको बताना है कि अदरक भारतीय खाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि जो जमीन के अंदर पाई जाती है, जैसे कि जिन्होंने पेपर भेजा है हमें, शायद उन्होंने भी इसी को ही टिक किया है। तो देखो, जितनी भी चीज़ें ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं जरूरी नहीं कि वो जड़ ही हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा कि अदरक भारतीय खाने में इस्तेमाल होता है, अदरक का कौन सा पार्ट बेसिकली इस्तेमाल होता है, आपको ये बताना था। ठीक है, तो अदरक का हम तना इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? तना इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि आपसे आलू पूछा जाए कि आलू का कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं, तो आलू भी जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन आलू की हम जड़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, आलू का तना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सही जवाब। उसी प्रकार अदरक का भी तना इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 45। 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रजाति भिन्नता का मापन इस पद्धति से होता है, अल्फा श्रेणी, बीटा श्रेणी या फिर गामा श्रेणी। तो सही जवाब हो जाएगा अल्फा श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत विश्व के संपूर्ण भूक्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग धारित करता है? आपको बताना है कि जो भारत अपना देश है, विश्व के संपूर्ण भूभाग क्षेत्र का कितने परसेंटेज इसका क्षेत्रफल है। तो सही जवाब हो जाएगा 2.4%। 2.4%। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आपको सभी को पता होगा, बचपन से याद करते आ रहे हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। तो ये होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 47 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता के तप्त स्थल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्हाट इज कॉल्ड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका जो सही जवाब आपको बताना है, जैव विविधता से भरे क्षेत्र, जैविक विविधता से भरे क्षेत्र, स्थानीय प्रजातियों की विशेषता विशिष्ट क्षेत्र, या फिर मानवीय हस्तक्षेप ना के बराबर हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो 47 का जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउट में लग रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि जैव विविधता के तप्त स्थल क्या कहलाते हैं।
देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर हॉट स्पॉट जो है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट बेसिकली हम उनको कहते हैं जहाँ पर कोई भी प्रजाति संकटग्रस्त हो। ठीक है, जैसे कि वो बायोडायवर्सिटी जैविक रूप से तो समृद्ध है, लेकिन वह क्षेत्र जो है संकटग्रस्त है, मतलब कि उसमें जो बायोडायवर्सिटी है वो संकटपूर्ण में है, संकटग्रस्त है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट इन बायोडायवर्सिटी। लेकिन ऑप्शन में इसके कुछ मैच हो नहीं रहा, फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। भारत में पश्चिमी घाट प्रदर्शित करता है, भारत में पश्चिमी घाट प्रदर्शित करता है, वेस्टर्न घाट इज इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो किस स्टेट में है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के 1 डिग्री दूरी कितने किलोमीटर दर्शाता है, तो सही जवाब हो जाएगा लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। नीलगिरी तप्त स्थल भारत में स्थित है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्षिणी पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये है भैया पश्चिमी घाट। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट में ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नीलगिरी क्या है, नीलगिरी बेसिकली भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जोखिम प्रजातियों का विवरण। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धब्बा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कि आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताना था कि जोखिम प्रजाति जो थ्रेटेड स्पीसीज है, जो इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, विवरण इनके अंतर्गत होता है, का विवरण इनके अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है आपको ये बताना है। संकटग्रस्त, संवेदनशील, दुर्लभ या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो जोखिम भरी प्रजाति हैं उनका विवरण संकटग्रस्त के अंतर्गत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। आपको इसमें यह बताना है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं भारत में जोखिम सूची, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच इज द थ्रेटेड स्पीसीज इन इंडिया, तो आपको बेसिकली ये बताना है कि जो संकटग्रस्त प्रजाति है वो किसकी है, ब्लैक डियर की है, काला हिरन की, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है, या फिर क्रोकोडाइल, यहाँ पर सिर्फ मगर लिखा हुआ है तो मगरमच्छ यहाँ पर कर लो, है ना, मगरमच्छ, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लैक डियर जो है ये जो है थ्रेटेड स्पीसीज है, मतलब कि जोखिम भरी स्पीसीज है, बहुत रेयर केस में ऐसी स्पीसीज जो लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं, विलुप्त तो नहीं है लेकिन बहुत रेयर केस में उनकी संख्या कम है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्लैक डियर। 44 अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कितनी बार आपको बहुत बार हमने बताया था कि अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भैया स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु में। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के और तिरुपुर जिले के, मतलब दोनों के एरियाज में ये फैला हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले और तिरुपुर जिले के क्षेत्र में ये विस्तारित है। और यदि इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। 55 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। आपको बताना है कि सिंपलीपाल जीवमंडल आरक्षण स्थिति है। सिंपलीपाल बायोस्फेरिक रिजर्व इज सिचुएटेड इन, केरल में है, उड़ीसा में है, आसाम में है, या फिर उत्तराखंड में है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। कहाँ पर है, मयूरभंज जिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्रायो परीक्षण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, क्रायो परीक्षण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है,
तो द्रव ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हीलियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यूपी के राजधानी लखनऊ में स्थित भैया। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है, इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? NBRI, और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ के यूपी के लखनऊ में है। 59 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ज्वालामुखी, जैविक अपघटन, तूफान। तो ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेलकनो, बायोलिसिस एंड थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल द्वारा नियुक्त गैसों जो वायु को प्रदूषित करती हैं वो कौन कौन सी हैं? 60 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हास गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जानते हैं? हास गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये जो तीनों गैसेस दी गई हैं ये ऑटोमोबाइल द्वारा नियुक्त होती है, जो कि वायु प्रदूषण करती हैं, वायु प्रदूषण फैलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी के सतह का ताप बढ़ने के लिए कौन सी गैस प्रमुख रूप से कारक है, मतलब उत्तरदायी है? आपको ये बताना है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके लिए कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस रासायनिक रूप से होती है तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषित होता है जब भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो जाए या फिर घरेलू इस्तेमाल में ना आ सके, कृषि कार्य हेतु उपयुक्त ना हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। भाई जल ऐसा है जो घरेलू घर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक भाई, ना तो उसको घर में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना तो कृषि में इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्या है? वो जल प्रदूषित है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन द्विपरमाणुविक गैस है? आपको बताना है 64 में कौन द्विपरमाणुविक गैस है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 है, इनमें से कौन अप्रिय गैस है? अप्रिय गैस, देखो अक्रिय गैस अलग होती है, अप्रिय गैस अलग होती है। अप्रिय गैस होती क्या है? तो अप्रिय गैस वे होती हैं जिनको सूंघने पर दुर्गंध आती है ना। ऐसी गैस जिनसे दुर्गंध आती है उनको हम अप्रिय गैस कहते हैं, मतलब कि ये प्रिय नहीं है। भाई अगर दुर्गंध आएगी तो कौन उसको सूंघेगा, है ना, वो सबको बेकार लगेगी, खराब लगेगी, तो अप्रिय गैस उसको हम कहते हैं। तो बेसिकली अप्रिय गैस कौन सी आपको ये बताना है। तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी से दुर्गंध आती है भयंकर वाली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 66 जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी में बढ़ जाता है, किसकी वजह से बढ़ जाता है? ड्यू टू, है ना, शैवाल, बायोफाइटर्स, जीवाणु की वजह से या फिर विषाणु की वजह से। तो ये बढ़ता है शैवाल की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औद्योगिक अपशिष्ट जो मृदा को प्रदूषित करते हैं कौन कौन से हैं? औद्योगिक अपशिष्ट जो हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सीसा, आर्सेनिक, सीसा तो तीनों में है, ठीक है, आर्सेनिक, पारा, तांबा, तो ये भी तीनों मतलब कि सभी सही हो जाएगा, उपरोक्त डी। ये सारे के सारे अपशिष्ट मृदा को प्रदूषित करते हैं। रेडियोधर्मी
अपशिष्ट जो मृदा प्रदूषण के प्रमुख अवयव हैं, आपको बताना है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो मृदा प्रदूषण के लिए के प्रमुख अवयव हैं कौन कौन से हैं। यूरेनियम व थोरियम, यूरेनियम रेडियम, यूरेनियम स्ट्रांसियम। तो सही जवाब 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधे के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं। पौधे के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये किसका प्रतीक है, नाइट्रोजन का, ये है फास्फोरस, ये और ये है पोटेशियम। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपोषण का प्रमुख कारण है। सुपोषण का प्रमुख कारण क्या है। शैवालों का अत्यधिक विकास, जीवाणुओं का अत्यधिक विकास, ठीक है, और सी है कवक का अत्यधिक विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवाणुओं का अत्यधिक विकास, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। मानवीय कान कितने आवृत्ति की तरंग को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है, जो आवाज होती है, उसको मानव सुन सकता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाएगा तो मानव का कान फट सकता है, और अगर 20 मतलब कि 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो वो सुन ही नहीं पाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषित प्रेरित करता है। ध्वनि प्रदूषण जो है ये प्रेरित करता है, क्या प्रेरित करता है। तो भाई ध्वनि प्रदूषण से आपको ये तीनों समस्याएं होती है, तनाव भी होता है, उच्च रक्तचाप भी होता है, तंत्रिका विकार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। आपको बताना कि रेडियो एक्टिव कार्बन व पोटेशियम हमारे शरीर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, खून में पाया जाता है, मांसपेशियों में, हड्डियों में, दांतों में। तो ये पाया जाता है भैया हड्डियों में। रेडियो एक्टिव कार्बन एंड पोटेशियम एंड फाउंड इन आवर बॉडी, इन ब्लड, इन मसल्स, इन बोन्स या फिर इन टीथ। तो इन बोन्स, ये बोन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है। भूजल में स्थित आर्सेनिक के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। भूजल में स्थित आर्सेनिक के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। पीलिया, केरोटिसिस या फिर पेलाग्रा या फिर कालरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि में प्रयुक्त कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रदूषण करता है। डीडीटी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। कई बार आपसे डीडीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखना कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। और बीएचसी की फुल फॉर्म की बात करें तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। तो पूछ रहा था कि कृषि में प्रयुक्त कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रदूषण करता है। तो ये दोनों, ये लिंडन ये भी करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा अपशिष्ट अजैव अपघट्य है। बेसिकली अजैव अपघट्य क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। अजैव अपघट्य ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो भौतिक कारकों के द्वारा या फिर पर्यावरणीय कारकों के द्वारा नष्ट नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, अजैव अपघट्य कहते हैं, ठीक है। भाई देखो, अगर प्लास्टिक क्या ये नष्ट होती है, रबड़ ये नष्ट होते हैं, राख ये भी नष्ट नहीं होता है ना। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे जो प्राचीन समय में जो अनाज थे जो जल गए थे, उन्हीं के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो अनाज नहीं जले थे उनके साक्ष्य तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। मतलब कि यदि ये कोई भी चीज यदि आप जला देते हैं, ठीक है, तो वो नष्ट जल्दी से नहीं होगी। तो सही, और मतलब इसी को क्या कहते हैं, जो जैविक कारकों के द्वारा जिसका अपघटन न हो वो अजैव अपघट्य है। तो रबर, प्लास्टिक, राख ये तीनों का अपघटन नहीं होता जैविक कारकों द्वारा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रेरित भूकंप का कारण है। नदियों पर बने, देखो यहाँ पर ध्यान देना, मनुष्य द्वारा प्रेरित पूछ रहा है, भूकंप का कारण है तो नदियों पर बने बांध, नाभिकीय विस्फोट। अब हमको यह बताओ कि नाभिकीय विस्फोट मनुष्य के द्वारा होता है, नहीं होता ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। भारत में इको मार्क का प्रतीक है। तो भैया मिट्टी का बर्तन जो है ये इको मार्क का प्रतीक है। इको मार्क साइन इन इंडिया इज
ग्रीन लीव्स या फिर सॉइल पॉट। तो सही जवाब क्या होगा? सॉइल पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल विभाजक प्रबंधक कहलाता है। वाटर शेड मैनेजमेंट इज कंजर्वेशन ऑफ। तो पानी के वाष्पीकरण को रोकना, जल अपवाह तंत्र द्वारा पानी के अपवाह को रोकना, वनीकरण को रोकना, या फिर वनीकरण, या फिर उपरोक्त में से नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई इसका? 79 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पानी के वाष्पीकरण को रोकना। सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वर्षा जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि पीने के पानी की उपलब्धता के लिए है, पानी के समुद्री अपवाह को रोकना, खेती और उद्योग हेतु। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखो भाई, वर्षा जल संरक्षण जब हम करते हैं तो उसको प्योरीफाई करके हम उसको पीने योग्य भी बना सकते हैं, पानी के समुद्री अपवाह को रोकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खेती और उद्योगों में भी हम वर्षा के जल का उपयोग कर सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? आपको बताना है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। तो भैया ये है नर्मदा नदी पे। किस पे है? नर्मदा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही जवाब। दरअसल इसकी नींव जो है वो इंदिरा गांधी ने रखी थी, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंदिरा गांधी बांध पड़ा। तो ये नर्मदा नदी पे, ये आपको ध्यान में रखना। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारक है जल वाष्प और CO2, मीथेन और, देखो जल वाष्प तीनों में आया तो काट दो, ठीक है, तीनों में, डी में तो नहीं आया था लेकिन दो में आया, काट दो। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लिया करें ताकि इसमें से ज़्यादा थोड़ा समझ में आ जाता है। कई बार ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर ये लोग ट्रांसलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, समताप मंडल में ओजोन गैस का निर्माण होता है ऑक्सीजन और सूर्य से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो भैया, ऑक्सीजन और ऊष्मा से मिल करके कौन सी गैस बनती है? ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? ऑक्सीजन और सूर्य से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये PDF आपको मिल जाएगी विद आंसर, ठीक है, ये जो टिक लगा हुआ है ये लगा रहेगा, आपको PDF हम दे देंगे। आपसे कह रहा भैया कि 84 नंबर में क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन गैस के अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो भैया क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन गैस के लाखों परमाणुओं को नष्ट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। ओजोन लेयर का अपरदन मानव की कौन सी समस्या उत्पन्न कर रही है? ओजोन गैस की लेयर मानव के लिए कौन सी समस्या उत्पन्न कर रही है? त्वचा का कैंसर, प्रतिरक्षा तंत्र का बिगड़ना, या फिर आंखों की समस्या। तो सही जवाब भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्रीन हाउस लेयर के अपरदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। को पता ही होगा कि नाइट्रिक एसिड, इसका सही जवाब हो जाएगा HNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिकी संतुलन में प्रयुक्त 3Rs का मतलब क्या है? तो 3Rs का मतलब 3 रुपए से नहीं है, इसका मतलब 3R से है। क्या है? 3R। तो इनमें से एक R का जो मतलब होता है वो होता है रिड्यूस। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, लिखा है ये यहाँ पर, है ना। एक R का मतलब होता है रिड्यूस, एक R का मतलब होता है रिसाइकिल, एक R का मतलब होता है रीयूज। तो आपसे पूछा जा रहा था कि 3R में से कौन शामिल नहीं है, तो रिकवरी जो है ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रिकवरी का मतलब पुनः प्राप्त होता है, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु संसद ने कब अधिनियम बनाया? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जो अधिनियम बनाया गया वो बनाया गया 1986 में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 को किस उद्देश्यों हेतु बनाया गया? तो पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संसाधनों में क्षमता वृद्धि, संकटकालीन पर्यावरणीय संसाधनों का बचाव, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरणीय
संसाधनों की क्षमता में वृद्धि और संकटमय पर्यावरणीय संसाधनों का बचाव, तीनों के लिए, तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा भैया, जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। कौन से विषाणु द्वारा होता है? HIV द्वारा होता है। HIV का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन दूषित पानी द्वारा होने वाली बीमारी है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, ये सभी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, ये सभी की सभी बीमारियां दूषित पानी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 92, एड्स बीमारी का कारक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एड्स जो बीमारी है वो विषाणु द्वारा होती है। और वो वायरस कौन सा भैया? वायरस को विषाणु क्या कहते हैं? वायरस है। तो वो HIV हमने अभी बताया। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय बल्ब की तुलना में सतत प्रकाशित बल्ब, मतलब जिसको CFL कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? CFL कहते हैं, वो कितनी कम ऊर्जा का उपयोग करता है? तो 80%। प्रकाशीय बल्ब की तुलना में 80% कम एनर्जी का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैव कीटनाशक बनाए जाते हैं पौधों से, जानवरों से? तो जैव कीटनाशक बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, वो पौधों से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जैविक खेती किस तरह से की जाती है? फसलों के चक्रीकरण, फसलों का चक्रीकरण, हरी खाद से, या फिर जैविक कीटनाशकों से, उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हरी खाद क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि खेतों में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वो इसलिए बोई जाती है ताकि वो हरी भरी जब तैयार हो जाए तो उनको जोत दिया जाए, है ना, उसको मतलब से काट पीट के फिर से मिट्टी में मिला दिया जाए, जिससे जो पोषक एलिमेंट हैं उस मिट्टी में, उस खेत में बरकरार रहें। तो वही क्या होती है? हरी खाद होती है। तो जैविक खेती के लिए किस तरह से की जाती है? तो ये सभी मेथड्स अपनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। आपको बताना है कि पंपास ग्रासलैंड, है ना, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो भैया ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, पंपास ग्रासलैंड आर फाउंड इन, तो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में गन्ने की पैदावार सबसे ज्यादा, तो सभी को पता होगा, कितनी बार पढ़ा है? तो भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है गन्ने की पैदावार। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर किस नदी को जोड़ता है? तो स्वेज नहर किन को जोड़ता है? सॉरी, किसको जोड़ता है ये पूछ रही है ना, किन को जोड़ती है? तो पता ही होगा आपको, स्वेज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है मेडागास्कर द्वीप स्थित है, मेडागास्कर द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? ये है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, हिंद महासागर। भोर तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। और यदि आप पूर्णिमा के दिन देखेंगे तो ये आपको दिखाई भी दे जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। चंद्रमा ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है, पहली बात है ना। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे तो चंद्रमा से जो थोड़ा सा कम चमकीला है वो है शुक्र। चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र ग्रह है। फिलहाल भोर तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हमने करवा दिए। और 1-2 प्रश्न में हमने आपको बताया कि उसमें डाउट है, क्योंकि और कुछ प्रश्न इसमें मिस्टेक भी हैं, जो प्रिंटिंग में मिस्टेक हुए होंगे, है ना। यूनिवर्सिटी के हर बार ऐसा होता है, 4-5 प्रश्न ये लोग मिस्टेक जरूर इसमें प्रिंट करते हैं। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।